हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डी फार्मा सेकेंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम को। उससे आपको बेनिफिट होगा कि जितना भी आपका डिप्लोमा से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री के हमने पर्टिकुलर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, बट आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो रिवीजन के पर्पज से ये वाली वीडियोस आपकी बनाई गई है। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर में जितने भी हमारे टॉपिक है उनको अपना क्लियर करेंगे, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे आप क्लिक करके अपने नोट्स प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर साथ साथ आप अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस की ओर, यानी कि आज प्रोटीन वाले चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है, इजी है। आप लोगों को अगर बेसिक समझ आएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि आप हार्ड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस में दिया हुआ है जो हमें आज पढ़ना है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल। नेक्स्ट इसमें आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। नेक्स्ट इसमें आते हैं डिजीज रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि पर्टिकुलर आज हमें अपनी इस वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की, यानी कि प्रोटीन्स होते क्या है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपने नाम नहीं सुना होगा, नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि प्रोटीन्स के बिना हमारी बॉडी कोई भी फंक्शनल वर्क नहीं कर पाती है। बट एक्चुअल में हमें देखना है कि प्रोटीन होते क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी हमारा टिश्यू का बॉडी, जितने भी हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं उनका रेगुलेशन, उनका फंक्शंस जो होता है वो प्रोटीन की हेल्प से होता है। जितना भी सेल का फंक्शंस होता है उनके लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? ये जो होते हैं नेचुरली अकरिंग सोर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं जो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही होता है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी हमारी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है वो हमारा पर्टिकुलर उसमें प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। ठीक है, यानी कि बिना प्रोटीन के हमारी सेल कोई भी फंक्शनल वर्क नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो आता है, जितने भी हमारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्टिविटी होती है, सेल्यूलर रिएक्शंस होती है, टास्क होते हैं सेल और टिश्यू का, वो हमारा प्रोटीन की हेल्प से होता है, बिना प्रोटीन की हेल्प से नहीं होता है। ठीक है, अब 20 अमीनो एसिड से मिलके हमारा क्या है? प्रोटीन बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, तो कितने अमीनो एसिड से मिलके बने हैं? 20 अमीनो एसिड से मिलके हमारा जो एमिनो एसिड्स होते हैं 20, वो हमारा प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो आपस में अल्फा कार्बन के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये इसका जनरल पॉइंट है कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें एक कार्बोक्सिल और एक एमिनो ग्रुप होते हैं जो अल्फा कार्बन से मिलके अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या क्या रोल होता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में, उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेल के या टिश्यू के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि प्रोटीन के बिना कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारा डिफरेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग सिस्टम में।
सिंथेसिस कराने में। नेक्स्ट है जो प्रोटीन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस कराने में भी हेल्प करते हैं, जिनको हम एंजाइम के फॉर्म में जानते हैं। नेक्स्ट होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एज ए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये एज ए ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं मेटाबोलाइट्स करने में, मेटाबॉलिज्म करने में, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, गैसेस का। जैसे कि गैसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन होते हैं वो हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको हमारा क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स और डिफेंस प्रोटीन के फॉर्म में जानते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट है उनको स्ट्रेंथ देते हैं, उनके फंक्शंस को प्रॉपर परफॉर्म कराने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे मैकेनिकल वर्क करने में भी हेल्प करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मसल्स प्रोटीन बोलते हैं। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई काम करना मसल्स की हेल्प से, चलना, घूमना फिरना, तो उसमें भी प्रोटीन का अपना खुद का एक रोल होता है। तो यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो बॉडी में सेल या टिश्यू का फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे, चाहे वो गैसेज है, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो फ्रक्टोज है, उसको भी ये हेल्प करता है। उसके बाद ये हमें इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आपको शो हो रहा है ये कंपोजिशन के ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप से ये क्लासिफाई होता है कंप्लीट प्रोटीन, और सेकंड से होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं? ये वो प्रोटीन होते हैं जिसमें इसेंशियल एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट प्रोटीन। सेकंड है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। नेक्स्ट, इसको एक टाइप से और भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन, सेकंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ एमिनो एसिड को कंटेन करते हैं, इसमें कोई अदर एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन। सेकंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है जब इसमें कोई एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन की हेल्प से कोई अदर सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है या कोई अदर ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे एग्जांपल की बात करें, न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि इसमें प्रोटीन में क्या जुड़ा है? न्यूक्लियस जुड़ा है। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको में प्रोटीन में क्या जुड़ा है? ग्लाइकोज, यानी कि ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लाइको, और ये न्यूक्लियो क्या है? ये क्या है? पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट पार्ट है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। अब आपको पता होगा कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और एमिनो एसिड्स में क्या होता है? एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक साइड हमारा एमिनो ग्रुप होता है। ठीक है, किसके लिंक से ये जुड़ा रहता है? अल्फा पॉलीपेप्टाइड ग्रुप से ये क्या है? लिंक रहता है। तो इसमें क्या है? जो सिंपल प्रोटीन होते हैं उसमें कोई भी अदर सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा होगा, बट कॉन्जुगेटेड में क्या रहता है? प्रोटीन के साथ एक अदर ग्रुप जुड़ा रहता है जिसको आप सब्स्टिट्यूट बोलते हो, विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, ग्लाइको प्रोटीन में ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, फोस्फो प्रोटीन में फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये इस टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा आता है डिराइव्ड प्रोटीन। ये प्रोटीन का थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है। डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पे एक सिंपल प्रोटीन आपको मिलेगा और एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आपको मिलेगा। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डिराइव्ड प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड से मिलके बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटियोज, ये क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी, यानी कि सॉलिबिलिटी के ऊपर भी हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है ग्लोबुलर पार्ट और सेकंड है फाइबर्स पार्ट। ग्लोबुलर पार्ट क्या
होता है, ये जो होते हैं इरेगुलर एमिनो एसिड सीक्वेंस से मिलके बने होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इनका जो शेप होता है वो स्पेरिकल और राउंड होगा और जनरली ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट आता है फाइबर्स प्रोटीन। ये क्या होते हैं, सेम टाइप के एमिनो एसिड के सीक्वेंस से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनमें जो एमिनो एसिड होंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग और नैरो होता है और ये जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि प्रोटीन को सॉल्युबिलिटी के ऊपर आप क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो दो टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है सॉल्युबल, जो कौन सा प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं और फाइबर्स प्रोटीन हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो एमिनो एसिड्स अगर आपने प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप एमिनो एसिड की डेफिनेशन भी इजीली तरीके से लिख सकते हैं। एमिनो एसिड्स के थ्रू क्या होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड्स प्रोटीन मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो आपस में अटैच रहता है अल्फा कार्बन के थ्रू। उसके बाद इनमें जो की एलिमेंट्स होते हैं एमिनो एसिड्स में, वो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से होते थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वैसे इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि 20 एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 9 जो है वो इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 11 जो है वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं बट हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं और हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। अगर प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो देखा गया वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें सॉलिबिलिटी मेंशन है, एसिड एंड बेस बिहेवियर और ऑप्टिकल एक्टिविटी। सॉलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट होती है। सेकंड इसमें है, इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो आर ग्रुप के नेचर के ऊपर भी डिपेंडेबल होती है। आर का मतलब है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप साथ में जुड़ा होगा एज ए कॉन्जुगेटेड ग्रुप, उनके ऊपर भी इनकी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, जो पोलर एमिनो एसिड्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो नॉन पोलर एमिनो एसिड्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, ईटीसी। सेकंड हमारा आता है एसिड एंड बेस बिहेवियर। एमिनो एसिड्स जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एमिनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिडिक नेचर का होता है और एक क्या होता है, एमिनो ग्रुप होते हैं जो बेस ग्रुप होते हैं। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स और एम्फोलाइटिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं छोड़ के ग्लाइसिन को, और वो सारे के सारे क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिनकी एक्टिविटी जो होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि एसिमेट्रिक एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। अगर हम किसी केमिकल के साथ इनको ट्रीट कराते हैं एमिनो एसिड्स को तो क्या रिएक्शन शो होती है। तो अगर हम एमिनो एसिड की जो रिएक्शन है वो निनहाइड्रीन के साथ कराते हैं तो ये हमें पर्पल ब्लू कलर का पिगमेंट देता है विद एल्डिहाइड। नेक्स्ट है, अगर हम एमिनो एसिड की जो रिएक्शन है वो डेंसिल क्लोराइड से कराए तो ये हमें फ्लोरोसेंट डेंसिल के डेरिवेटिव्स देते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन देते हैं विद एल्केलाई, ईस्टर फॉर्मेशन देते हैं विद अल्कोहल, एमाइड फॉर्मेशन देते हैं विद एमाइन और डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर, दो केमिकल नेचर तो आपको पता चल गया है, और एक तो है एसिडिक क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं बेसिक क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, तीसरा है इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक होते वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो पोलर होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, यानी कि इसमें जो कॉन्जुगेटेड ग्रुप होगा वो क्या होगा, सल्फर, यानी कि एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में सल्फर जुड़ा होगा। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिनमें से एरोमा निकलती है, ठीक है, एक स्मेल आती है, तो उनको क्या बोला जाता है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड्स में कौन कौन से आते हैं, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक। बेसिक एमिनो एसिड में क्या आता है, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स में क्या आता है, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन।
हाइड्रोफोबिक में कौन कौन से आते हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में क्या आते हैं? सिस्टीन, मेथिओनिन। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में आते हैं फिनाइल एनालीन, टायरोसिन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है एमिनो एसिड का, वो आता है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये दो टाइप से कैटेगराइज है, फर्स्ट एक इसेंशियल एमिनो एसिड और सेकेंड है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी पिछली वाली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं बट हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते, तो विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं? बाहर से इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट। ठीक है, डाइट के थ्रू आप इनको क्या करते हो? बाहर से सप्लाई करते हो। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इन्हें बाहर से सप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आपको कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड और कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड के नेम दिख रहे हैं। जैसे इसेंशियल एमिनो एसिड में आता है वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, फिनाइल एलालीन, ट्रिप्टोफेन, लाइसीन, एल्जिनीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। ये क्या है? हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स में आते हैं। जबकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स में आते हैं एलानीन, एस्पार्जीन, एस्पार्टिक, सिस्टीन, ग्लूटेमिक, ग्लूटेमाइन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, प्रोलीन और सेरीन। तो ये क्या है? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। तो जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे इनमें से पर्टिकुलर 3 या 4 आप नाम मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसा है ये हमें देखना है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेफिनेटली सी बात है, एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसा भी एमिनो एसिड का अरेंजमेंट होगा वैसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा। और जब हमने एमिनो एसिड के अरेंजमेंट को देखा तो हमें 4 टाइप का क्या मिला? प्रोटीन स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, तो ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वी फाइंड द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन इन द प्रोटीन। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या होते हैं? ये सिंपल बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एमिनो एसिड से ज्वाइन होकर बना होता है। ठीक है, ज्वाइन किससे होते हैं? एमिनो एसिड्स किसकी हेल्प से ज्वाइन होते हैं? कोवेलेंट और पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो एमिनो एसिड से ज्वाइन होते हैं वो किसके कौन से वाले बॉन्ड्स के साथ ज्वाइन होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये ज्वाइंट होते हैं। इनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो एमिनो एसिड के टाइप के ऊपर डिपेंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि एमिनो एसिड से मिलके क्या होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। इसीलिए इनकी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? टाइप ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के चेंजेस होने पे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर देखे गए हैं जो तब होते हैं जब प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है। सेकंड जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा गया है वो है सेकेंडरी प्रोटीन। अब सेकेंडरी प्रोटीन क्या होता है? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो कब फॉर्म होता है? जब क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन और प्राइमरी प्रोटीन एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप का आपस में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो उनको पर्टिकुलर पोजीशन का क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, चेंजेस होते हैं। इसके बाद इसमें क्या है? 2 स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होते हैं। एक होता है हेलिक्स फॉर्म यानी कि अल्फा सेकेंडरी प्रोटीन और एक होता है बीटा सेकेंडरी प्रोटीन यानी कि शीट और प्लेट फॉर्म। यानी कि जब भी हम किसी एक्स्ट्रा ग्रुप को जोड़ते हैं और जब भी इनमें आपस में बाइंड अप होता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चेंज होती है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का वो है टर्सरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन कब होता है? जब फिर से कोई क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन होता है बिटवीन द सेकेंडरी प्रोटीन। यानी कि जब ये कब होगा? टर्सरी प्रोटीन कब फॉर्म होगा? जब कोई केमिकल मॉडिफिकेशन होगा सेकेंडरी प्रोटीन के बीच में। ठीक है, ये जो स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेलिक्स बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्स। ये क्या है? पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है जो क्या करते हैं? मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो तब होता है जब हमारे जो प्रोटीन चेन है और जो सब यूनिट्स हैं वो क्या है? क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और क्लोजली अरेंज हो जाते हैं और उसमें कोई भी सब यूनिट का गैप नहीं रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ये सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रोटीन को और एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में बताइए। तो अगर हमें किसी प्रोटीन को या एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो हम सबसे पहले हीट टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपने प्रोटीन सॉल्यूशन को हीट करना है बॉइलिंग वाटर में। ठीक है, तो अगर ये क्या हो जाता है, कॉन्जुगेटेड हो जाता है और इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, जब किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, कोगुलेट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो नॉर्मल लाइफ में जो एग्स वगैरह खाते होंगे, तो जब आप एग्स को बॉईल करते हो तो उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाती है वो लॉस हो जाती है, कोगुलेट हो जाते हैं। सेकेंड टेस्ट इसमें आता है टेस्ट विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि अगर आप क्या करते हो, आप किसी प्रोटीन सॉल्यूशन को TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हो, तो जनरली होता क्या है कि जो TCA होता है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। सेकेंड है इसमें ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है, ब्यूरेट पर्टिकुलर टेस्ट में आपको क्या करना होता है, इसमें एक रिएजेंट लेना होता है, कॉपर सल्फेट और एल्कलाइन मीडियम में आपको इसको लेना होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्यूरेट रिएजेंट भी बोला जाता है। तो ब्यूरेट रिएजेंट को जब हम क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ ट्रीट कराते हैं, तो ये एक वॉयलेट कलर को शो करता है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट में आता है हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। जब हम किसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्केलाइज, तो ये क्या देता है, फ्री एमिनो एसिड हमें देता है। हाइड्रोलाइसिस में जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप एसिड भी यूज कर सकते हो, कौन कौन से एसिड यूज कर सकते हो, HCl H2SO4, एल्केलाइज भी यूज कर सकते हो, NaOH KOH। ये क्या है हमारे, जब एसिड और एल्कलाइज की प्रेजेंस में आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये क्या करते हैं, फ्री एमिनो एसिड हमें देते हैं। सेकंड हमारा है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अब ये क्या है, इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है, जब हम एरोमेटिक एमिनो एसिड को प्रोटीन के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हम कौन सा पर्टिकुलर लेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आप इसमें यूज करोगे एज ए नाइट्रेशन, तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, येलो कलर प्रोड्यूस होगा। यानी कि जब एरोमेटिक एमिनो एसिड प्रोटीन के साथ आप ट्रीट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, तो इसमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, येलो कलर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आता है, फिर से इंपॉर्टेंट है, मिलियन टेस्ट आता है। तो मिलियन टेस्ट में क्या होता है, जितने भी हमारे फिनोलिक ग्रुप होते हैं टायरोसिन के प्रोटीन में, ये क्या करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। आपको सिर्फ बेसिक चीजें याद रखनी है, किसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में कर रहा है और कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मिलियन टेस्ट में आपको याद रखना है कि जो फिनोलिक ग्रुप होते हैं टायरोसिन, यानी कि टायरोसिन जो होता है प्रोटीन, ये क्या करता है, मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट या सल्फ्यूरिक एसिड, और कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वालिटेटिव टेस्ट है वो है हमारा प्रिसिपिटेशन टेस्ट, यानी कि प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करके भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्रिसिपिटेशन में हम कुछ एजेंट यूज करने वाले हैं, जैसे कि सॉल्ट यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, हैवी मेटल आयंस यूज कर सकते हो, एसिड यूज कर सकते हो प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कराने में। सॉल्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। एसिड में हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम एसीटोन अल्कोहल यूज कर सकते हैं। हैवी मेटल आयंस में हम कॉपर और मर्क्यूरी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, यानी कि जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड का होना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट का होना जरूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन और एमिनो एसिड्स का होना भी जरूरी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम एमिनो एसिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन, तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोटीन देता है, और जितनी भी हमारी सेल की सिंथेसिस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, एमिनो एसिड्स और प्रोटीन को मोटिवेट करती हैं। सेकंड इसमें है कि जो प्रोटीन होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म सेल के और टिश्यू के, यानी कि ये क्या करते हैं, सेल और टिश्यू की स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ एंजाइम और कुछ हार्मोन्स भी क्या होते हैं, नेचर में प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स और हीमोग्लोबिन, ये क्या है, प्रोटीन है।
नेक्स्ट स्टेप की जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं डाइट के, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और हेल्दी फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन्स जो है वो हमारी ग्रोथ और हेल्दी फंक्शन कराने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है, अगर सेल की ही बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। सेल मेम्ब्रेन कौन सा होता है? आउटर लेयर ऑफ सेल। तो वो भी किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आउटर मटेरियल को क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट की हालत से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि कुछ अमाउंट में जो प्रोटीन होते हैं वो स्टोर होते हैं, और किसके लिए स्टोर होते हैं? क्रिटिकल कोई भी कंडीशन के लिए जिसमें हमें एनर्जी की नीड होती है, या फिर स्टारवेशन के लिए ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होते हैं फॉर क्रिटिकल कंडीशन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द क्लिनिकल कंडीशन प्रोटीन ऑल्सो प्ले द मेजर रोल, यानी कि क्लिनिकल कंडीशन में भी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मेजर रोल होता है। जैसे प्रोटीन एक्सक्रीट इन यूरिन ड्यूरिंग ब्लड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये हमारा क्या है, जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल रोल होता है वो क्लिनिकल कंडीशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिजीज रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी कि कमी। यानी कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी डिजीज होने की संभावना है, वो हमें इस पर्टिकुलर इसमें टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हमारी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई तो डिजीज होगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है, उन डिजीज के नाम पढ़ना है, उनके सिम्टम्स पढ़ना है, उनके कॉजेस पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिजीज पढ़ने वाले हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से? डाइट में, यानी कि जो खाना आप खाते हैं उसमें अगर प्रोटीन नहीं होगा और आपकी बॉडी को अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कौन कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। तो फर्स्ट है क्वाशिकर। क्वाशिकर क्या है? एक टाइप की डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, एडिमा कोज हो जाता है। एडिमा का मतलब क्या होता है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट में किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में क्या है, फ्लूइड भर जाना, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, उसको बोला जाता है एडिमा। उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं स्किन में, हेयर पिगमेंटेशन हो जाती है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, उसमें के बाद अनडाइजेस्टेड फूड हो सकता है, स्टूल कंटेन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें पर्टिकुलर इस टाइप की कंडीशन आपको कोज हो सकती है ड्यूरिंग द क्वाशिकर डिजीज। उसके बाद ये होता क्यों है, क्या कारण है? तो वैसे तो अभी क्या है, मतलब जो अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिनकी फैमिली का साइज क्या है, बड़ा है, और वहां पे प्रॉपर नहीं मिल पाता है। यहाँ इंडिया की अगर बात करें तो खैर इंडिया में तो है, बट ये उन जगह पे ज्यादा होता है जहाँ पे प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता खाने के लिए। फैमिली बड़ी होती है, पुअर मेंटल हेल्थ होती है, पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है जिन देशों में, उनमें सबसे ज्यादा होता है। या फिर सप्लीमेंट फीडिंग जो होती है वो डिले होती है। हर मतलब ऐसा नहीं है कि रोज डेली आपको कोई खाने की चीज मिल रही है, खाने की चीज में क्या होता है, डिले होता है, सप्लीमेंट में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो उस कंडीशन में वहां के बच्चों को ये क्या है, सरवाइव कर जाती है क्वाशिकर। ठीक है, सबसे मेन बात ये क्या होती है कि ये जो डिजीज है ये कॉमनली चिल्ड्रंस में देखी गई है, और कौन सी एज के बच्चों में देखी गई है, 1 से 4 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती। तो इस टाइप के बच्चों में ये क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकंड जो हमारी डिजीज आती है वो है न्यूट्रिशनल एडिमा। न्यूट्रिशनल एडिमा एक टाइप की डिजीज है जो तब होती है जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो लॉस है वो काफी लंबे टाइम से हो रहा है। ठीक है, ये मेनली कहाँ पे होता है, ये जो यूजुअली होता है ये फेमिन एरियाज में ज्यादा होता है। फेमिन एरियाज का मतलब है जहाँ पे अकाल पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ पे भूखमरी आ जाती है, जहाँ पे प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं मिल पाता है काफी लंबे टाइम से। तो ये जो न्यूट्रिशनल एडिमा है ये तब होते हैं जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का लॉस काफी लंबे टाइम से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है ये अडल्ट्स में बहुत रेयर होती है। उसके बाद इसमें जो होता है पर्टिकुलर लॉस हो जाता है वेट का, फैट रिड्यूस हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, स्टूल की जो फ्रिक्वेंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, जो वाउंड हो गए उनको हील होने में टाइम लगेगा, ओडिमा कोज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ठीक करना चाहते
हैं। जो न्यूट्रिशनल एडिमा है तो ये ठीक कब होगा, जब प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। तो आप अपनी डाइट में सोयाबीन यूज कर सकते हैं, मिल्क यूज कर सकते हैं, एग यूज कर सकते हैं और अदर कोई भी न्यूट्रिशनल डाइट यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ठीक करना है अडल्ट्स में। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमें ये वाली पर्टिकुलर डिजीज ठीक करनी है तो हमें अपनी डाइट में सोयाबीन, मिल्क, एग और अदर न्यूट्रिशनल डाइट को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज आती है वो आती है मार्सेमस। तो मार्सेमस क्या है, ये इन्फेंट्स को होती है, यानी कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो पर्टिकुलर रीजन होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यानी कि जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या किसी अदर न्यूट्रिशनल की कमी हो जाती है तो मार्सेमस होने के चांसेस हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारी प्रोटीन और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं उसको क्या बोल जाता है, मार्सेमस। क्योंकि मार्सेमस और क्वासिकन 2 टाइप की ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप इनको ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में क्या लेना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्टली किस में होते हैं, उन पुअर लोगों में होते हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। अब हम बात करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज प्रोटीन एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एमिनो एसिड विद सुटेबल एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन मार्सेमस एंड क्वाशिकर डिजीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। ये जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन कितना हुआ है और कितना अभी और आपको प्रिपरेशन की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो इसीलिए ये एक्सरसाइज टाइप हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इजीली तरीके से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड, oil and fats, fatty acid classification based on chemical and nutritional requirement with example, structure and function of cholesterol in the body, lipoprotein type, composition, function in the body, qualitative taste and function of lipids। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।